आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले कोई दिक्कत होगी। मुझे आपको एक बात बताइए, थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डिस्कस करना है आप लोगों से। एजेंडम जनरस, एजेंडम देखिए आप लोग क्या लिख रहा हूं मैं, ये आपका, एक मिनट, इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए, बताइए मुझे, ये पढ़ लीजिए। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, एजेंडम जनरस रूल। कितने लोगों को समझ में आती बात ये? एजेंडम जनरस रूल देखिए स्लाइड। एजेंडम जनरस, जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो आज तक, कभी किसी को कंफ्यूजन बनाओ तो आई विल टेक 2 मिनट्स और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा इसको। एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है आजकल, और वो क्या स्टेटमेंट है? वो ये रहा आपके सामने। हंसना मत, ये पढ़ा आप लोगों ने, सुना कहीं स्टेटमेंट? माल है क्या? माल है क्या? ये कहां आया है? पूजनीय दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण मैडम का स्टेटमेंट है ये। माल है क्या, है क्या नहीं? अब इसके इंटरप्रिटेशन से आप लोग एजेंडम जनरस समझ सकते हो, जिनको समझ में नहीं आया आज तक उसको समझिए। देखिए अब ये माल है कि इंटरप्रिटेशन क्या हो। अगर एक चैट है, चैट में लिखा है माल है क्या, स्टेट, एक बात खत्म हो गई, फिर एक अगला मैसेज आया, फिर दूसरा मैसेज आया। अब ये एनसीबी, एनसीबी अगर एक क्वेश्चन करती है कि दिस वाज रिलेटेड टू व्हाट, एनसीबी किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करेगी इसको कि इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू ड्रग्स। दीपिका मैडम क्या कह सकती हैं कि मेरा मतलब यहां से माल है क्या का मतलब ये था कि किसी और प्रोडक्ट से मतलब था, कि वो माल है क्या, ये मैंने कुछ ऑर्डर किया था वो माल है क्या। और कुछ छिचोरे लड़के कुछ और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं इस बात को। तो सही इंटरप्रिटेशन सी कैसे होनी चाहिए अगर ये इंटरप्रिटेशन की बात आ जाए इसमें, तो माल है क्या, समझ रहे हैं बात ये? तो जो उनके मैसेजेस उसके बाद के हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ या उससे पहले के मैसेज है, इनकी इन कीपिंग इन व्यू दीज मैसेजेस, इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंडम जनरस। सही मारी बात आपको? ये मेरे ख्याल में कभी नहीं भूलोगे आप ये। अब क्योंकि अपने जो उनके व्हाट्सएप चैट्स हैं उसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं, तो जो माल है क्या का इंटरप्रिटेशन भी ड्रग्स के लिए ही होगा। उसका शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाएंगे, जो आगे पीछे चैट हो रही है उनकी, उन अकॉर्डिंगली दैट चैट विल बी इंटरप्रेटेड कि माल है क्या। तो मेरे ख्याल से आप एजेंडम जनरस किसी को रह गया हो तो बताइए, सही नई बात नहीं है एजेंडम जनरस की? रे बैंड बताइए, लगा कुछ इंटरेस्टिंग? कोई रिस्पॉन्स नहीं? चलिए अपन लोग अपनी क्लास बढ़ाते हैं। आज के हम लोग क्या कर चुके हैं अब तक इसमें, देखिए जिन लोगों ने आज से ज्वाइन किया उनको समझाएं और आगे से अपनी क्लास बढ़ाते हैं। हम लोग कहाँ चल रहे हैं अभी? हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों ने यहां तक किया था कि दिस इज चैप्टर रिलेटेड टू व्हाट, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फास्टली मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और काफी हद तक बढ़ेंगे भी फंडामेंटल राइट्स पर। नाउ प्लीज फोकस ऑन दी स्क्रीन डाउन। पार्ट थर्ड हम लोगों ने शुरुआत की थी, पार्ट थर्ड इज डीलिंग विद व्हाट, फंडामेंटल राइट्स, एंड दिस वाज योर प्रीलिम्स क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, एंड वी हैव डन व्हाट कि 1219 से स्टार्ट हुई थी। कहां से बात हुई थी? मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा क्या है? दिस इज व्हाट, फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग दी फंडामेंटल राइट्स। एंड देन केम व्हाट, 1689 में इंग्लिश पीपल ने, और बाद में फ्रांस में कहां पर, 1789 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये इतिहास था फंडामेंटल राइट्स का। और इसको देखते हुए
स्प्लिट ऑफ मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश, फिर फ्रांस को देखते हुए अमेरिकन इनकॉर्पोरेट द बिल ऑफ राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से बात हुई थी। एंड यहाँ दिस वाज योर फर्स्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन। देखिए जिन लोगों ने आज पहली बार ज्वाइन किया वो ढंग से सुनते रहे, बाकी कुछ लोगों का 5 मिनट रिवीजन मानते चले इसमें। अमेरिकन वर फर्स्ट टू गिव द बिल ऑफ राइट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, सही है, यहां से प्रीलिम्स क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। और जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो हम लोगों ने एक, क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड था, तो वी टुक द इंस्पिरेशन ऑफ द अमेरिका एंड इनकॉर्पोरेटेड चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन दैट केस, सही है। दिस वाज एक्सप्लेन टू यू एंड देयर आफ्टर हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, नीड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग समझा था हम लोगों ने कि व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू यू, एसेंशियल क्यों है, क्योंकि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट, ध्यान आया होगा आपको। और ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाई दीज फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड, व्हाई, बिकॉज टू रिमाइंड द गवर्नमेंट दैट किसी भी इवेंचुअलिटी में दे विल नॉट चेंज आवर राइट्स एंड इन एवरी केस these rights must be respected। यहां से बात हुई थी, ध्यान आ रहा है आप लोगों को। और आर्टिकल 12 में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट की डेफिनेशन, और 13 में हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेट क्या क्या करेगा क्या नहीं करेगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किए थे हम लोगों ने, ठीक है। हाँ यस, कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल ऑफ एजुकेशन चल रहे, सही बात है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक स्टेटमेंट आपका रह गया था कल, एक चीज रह गई थी आर्टिकल 13 में, उसका हल्का सा ग्लिम्स दूंगा आप लोगों को क्योंकि इंपॉर्टेंट वो भी है। वो लास्ट पॉइंट है एक्चुअली आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में। दिस इज, इसको देख लीजिए आप बस, ये इसमें 15 मिनट का लेक्चर है ये भी, और जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कल ये मैं भूल गया इसको कराना। नथिंग इन दिस आर्टिकल, देखिए, nothing in this article shall apply to any constitutional amendment made under article 368 and this clause was, ये है, इसको आप समझिए अच्छी तरीके से, है क्या मामला। ये अमेंडमेंट क्या मतलब है इस बात का, समझ रहे हैं बात। ये 13 क्लॉज 1 2 को हमने रिपीटली काफी पढ़ा था, थर्ड को भी पढ़ लिया था, ये क्लॉज हमारी कल रह गई थी एक्चुअली, है ना। 13 क्लॉज 4, इसी को पढ़ करके फिर हम 14 शुरू करेंगे। इसमें क्या बात करेंगे, नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल मींस आर्टिकल 13 में, नथिंग इन द आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इसका मतलब क्या हुआ, कितने लोग समझते हैं इस बात को। देखिए इसका मैं समझाता हूं, इस तरीके से समझिए आगे, क्योंकि ये भी अपना में बहुत टेक्निकल है। दो टर्म समझनी पड़ेंगी आपको उस पर। एक हुआ अमेंडमेंट एक्ट, और एक होता है लॉ। देखिए ये हुआ आपका, इसको समझ लीजिए। कहां क्या कर सर, इन
इन दोनों का अंतर आप लोगों ने समझना है। एक टर्म क्या है, वन टर्म इज व्हाट, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड दूसरी टर्म क्या है, लॉ। दो बातों का अगर आप डिफरेंस समझते हैं, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड 13 क्लॉज 4। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 368। व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज डिफरेंट एंड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इज डिफरेंट। यहां पर जिसको समझ नहीं आया मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13(2) में, देखिए 13(2) में क्या था, ये देखिए 13(2) में ये था, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। किस पे प्रोविजन है? देखिए बहुत अच्छे से समझिए इस बात को। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, यह है कंट्रोवर्सी। क्या प्रोविजन है सेकंड पर? स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स, और इसको टेक्निकल में जाते इतना समझते हैं बस, विच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स। डॉट डॉट करता हूं मैं ताकि ना आप इंग्लिश के चक्कर में ना फंसे, उसके सेंस में जाए कि एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं। विच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स। ऐसे समझिए बस अभी है। आई होप कि इसे आप समझ पा रहे होंगे आप कि प्रोहिबिशन ये है। बहुत अच्छी तरीके से समझने इस बात को। तो अब सिर्फ इतनी सी बात है, क्या हम इसको इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं? क्या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं? ये देखिए, ये तो मैं समझ में आता है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, ये तो सामने लिखा है 13(2) में। क्या इसको हम इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं, स्टेट शैल नॉट मेक एनी अमेंडमेंट विच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स? इज इट पॉसिबल और नॉट? अगर हम दूसरे शब्द में कहें, व्हेन वेदर देयर फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन अवे बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट, दिस वाज द क्वेश्चन फॉर विच 13(4) बिकम्स इंपॉर्टेंट। प्लीज रेज हैंड। रेज हैंड का मतलब प्लीज यूज योर चैट बॉक्स अगर ये बात समझ में आई हो तो, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज किया जा अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्या ये पॉसिबल है कि अमेंडमेंट के द्वारा आपके फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाए या उसमें कुछ भी अमेंडमेंट कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए? तो क्या तब भी उसको चैलेंज किया जा सकता है इसी ग्राउंड पर और नोट? प्लीज अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर भी समझ में आएगा आपको। बताइए जल्दी से फटाफट, सौरभ पूजा जल्दी से बताइए। और खास करके जो बाकी जो अभी आज ज्वाइन किया जिन लोगों ने, वो भूल जाए पीछे क्या पढ़ा है, ये अपने आप में नया टॉपिक है अपने आप में। समझ रहे आप? राज्य का निर्देश क्या है कि राज्य कोई भी कानून नहीं बनाएगा। मैं शब्द क्या कह रहा हूं? लॉ, कानून, विधि। राज्य कोई भी ऐसी कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करता है, हटाता है या एब्रिजेस करता है, कि नहीं कम करता है। एक बात हो गई। क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाट अबाउट, देखिए व्हाट अबाउट इफ द अमेंडमेंट टेक्स अवे योर फंडामेंटल राइट्स? Law cannot take away your fundamental right. Law cannot infringe your fundamental right. Whether any amendment, constitutional amendment, can take away your fundamental right or not? This is the question. अब इन दोनों में अंतर क्या है? ये क्यों बोल रहा हूं मैं आपको? ये देखिए, इसलिए इन दोनों का अंतर क्या है इसको समझिए, जिनको दिक्कत आ रही है समझने में। लॉ और दूसरा शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
इन दोनों का अगर आपको डिफरेंस समझ में आएगा तो इस चैप्टर को समझना आसान होगा इसमें। दिस इज कि हमने जो यूज किया, जो 13 क्लॉज 2 में, जो 13 क्लॉज 2 में वर्ड्स नोटेड है वो है लॉ। प्रोविजन कहां पर है? लॉ बनाने में। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि आपके मूल अधिकारों का हनन होता हो, जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट्स कम होते हो। क्वेश्चन यहां पर यह है कि ठीक है, पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है हम लोग कोई कानून नहीं बनाएंगे ऐसा, लेकिन हम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा तो हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एंड इट हैज बीन ए बिगर कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। उसके बारे में 2-4 लाइनें लिखवाता हूं कि 13(4) का बैकग्राउंड आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो यू विल हैव टू राइट डाउन फ्यू लाइन्स फॉर दैट। अंतर समझ आ रही? क्यों? इसका प्रोसेस है अलग। इसका प्रोसेस है 368 में स्पेशल मेजोरिटी। जब हम किसी कानून को पास करते हैं तो सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मींस जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनके 50% से ज्यादा वोट से कोई भी लॉ पास किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है आज की डेट में मैक्सिमम होती है 545, 545, ठीक है, 545 टोटल स्ट्रेंथ होती है। उसमें से केवल 100 लोग एपियर हुए, तो 100 एपियर हुए जो वोटिंग कर रहे हैं। तो जिस अगर उस कानून को पास कराने के लिए केवल 51 लोगों ने वोट कर दिया तो वो कानून वहां से कम से कम लोकसभा से पास हो जाएगा। अमेंडमेंट कैन नॉट बिकॉज इनहेरेंट राइट एंड कैन लो। साहिबा मैडम ने तो इंटरेस्टिंग बना दिया है पूरा ये। साहिबा मैडम अब शांति से रहिए, आप देखिए। बहुत बढ़िया, अच्छा मैंने टॉपिक शुरू किया, मुझे लगा शायद आपको आता भी होगा, अब मुझे समझाने पड़ेगा अच्छे तरीके से, समझिए। तो ये हुआ। हाँ जी प्लीज। अब नाउ लॉ का और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको समझिए पहले। लॉ क्या हुआ? अगर हम इसकी जो विधि की मेकिंग प्रोसेस है, कानून कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे यहां पर हम लोग कानून कैसे बनाते हैं? लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी और फिर प्रेसिडेंट उस पर अपनी सिग्नेचर देंगे, अपनी कंसेंट देंगे, तब हम कहेंगे दिस इज द लॉ। ठीक है, लेकिन इसको जो पास करने का तरीका है दैट इज रिक्वायर्ड ओनली सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है 50% से ज्यादा बस ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। P/V लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग के 50% लोग अगर कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबकी क्लास की बात करते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में सपोज कीजिए 70 टोटल स्ट्रेंथ हो, 70 हो गई टोटल स्ट्रेंथ, क्या कह रहा हूं मैं, कुल संख्या 70, लेकिन क्लास जितने अटेंड कर रहे हैं वो कहलाएंगे प्रेजेंट। क्लास अटेंड करी 55 ने और सभी ने वोट किया, तो 55 लोग जो वोट कर रहे हैं वो कहलाएंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग। 55 में जिस तरह 28 लोग हो जाएंगे, 28 लोग एक लॉ को पास करवा सकते हैं, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से ज्यादा हुआ लॉ को, ये सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट है क्यों? वहां पर दैट इज रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब वहां पर सिंपल मेजोरिटी का 50% नहीं चाहिए, वहां पर चाहिए 2/3 और प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का भी 50% चाहिए, एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये देखिए, इसको मैं आपको लिखता हूं आपके लिए मैं, क्या इसको समझते हैं आप लोग? आपके डायरेक्ट होगा, जरा डायरेक्ट निकालिए अपना राम, प्लीज गो टू डायरेक्ट 368, आर्टिकल 368 देखिए प्लीज जरा, आर्टिकल फास्ट प्लीज, आर्टिकल 368 देखिए, इस पे 368 मैंने भी निकाल लिया आपके लिए, एंड दिस इज majority of total plus
नोट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। देख लिया आप लोगों ने, इसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी। और एक टर्म मैंने बताई थी आपको, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी किसकी जरूरत थी? लॉ को बनाने के लिए। और स्पेशल मेजोरिटी किसके लिए चाहिए? अमेंडमेंट के लिए। ये बात मैं समझाता हूं, किसको समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए अभी, है ना, क्या है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी मीन्स लॉ कैन बी पास बाय द सिंपल मेजोरिटी, बट फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट वी नीड व्हाट? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब यह है कि जो एक नंबर आएगा कौन सा? मेजोरिटी ऑफ द टोटल, यानी कि 545 अगर टोटल सीट्स हैं, 545 टोटल, बल्कि अगर नॉमिनेट को बना लें तो मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, केवल एग्जांपल समझना यहां पर। ये 545 का मोर देन 50% कितना हो गया? मेजोरिटी ऑफ टोटल, यानी कि 273, 273। तो ये 273 यानी कि लोकसभा से अगर अमेंडमेंट को पास कराना होगा आपको, तो आपको एक वोट चाहिए, 273 चाहिए एक। और जितने लोग वहां पर वोटिंग कर रहे होंगे, सपोज कीजिए वहां पर 400 लोग वोट कर रहे हैं, है ना, 400, हाँ 450 लोग वोट कर रहे हैं, तो इसका 2/3 यानी कि 300 लोग। तो आपको 300 वोट कम से कम चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास कराने के लिए। इतना समझिए, इसको बहुत टेक्निकली नहीं समझना भी चाह रहे हैं तो, कि अमेंडमेंट को संविधान में संशोधन करने का प्रोसेस डिफरेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट वन दैट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लॉ इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो क्वेश्चन वाज दिस, इन दिस केस 13(4) में जो यहां पर बात शुरू हुई 13 में, वो ये हुई कि जब हम लोग ये कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, तो क्या उसमें अमेंडमेंट भी माना जाए? अमेंडमेंट को भी उसके अंदर इंक्लूड करा जाए या नहीं करा जाए? क्वेश्चन यही था बस सारा। तो लास्ट में इस कंट्रोवर्सी को जब हम लोग अमेंडमेंट का प्रोसेस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उस चैप्टर को। यहां पे केवल रेफरेंस की बात कर रहा हूं। यहां पे इन्होंने सिर्फ ये कहा 13(4) में, 13(4) कहां गया? 13(4) में ये बात जो आई, दिस कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रोहिबिशन है 13(2) का जो प्रोहिबिशन है वो लॉ पर है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पर नहीं है। अदरवाइज हमें फिर शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, अमेंडमेंट एक्ट, केशव भारती केस, सारे केसेस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ेंगे जब हमारा अमेंडमेंट वाला जो चैप्टर आएगा, हम तब पढ़ेंगे उसको, क्योंकि उसी से रेलेवेंट भी रहेगा। अभी सिर्फ इतना समझना है कि 90 ये जो 13(4) क्लॉज में इस बात को क्लियर कर दिया गया। कब जोड़ा गया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और यहां से आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा, बाय विच अमेंडिंग एक्ट दिस लाइन वाज एडेड, 13 clause 4 इट वाज एडेड बाय 24th अमेंडमेंट एक्ट। एक बात क्या कहा गया? उनका लॉ इज डिफरेंट थिंग। अब लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दीज आर टू डिफरेंट थिंग, ये सेम नहीं है। लॉ डिफरेंट चीज है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिफरेंट है। तो व्हेन देयर जो प्रोविजन है, जो प्रोहिबिशन है 13(2) में, जो 13(2) की जो लैंग्वेज है, दैट विल अप्लाई टू ओनली टू द लॉ एंड नॉट टू द अमेंडमेंट एक्ट। प्लीज अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर भाई बताइए मुझे यहां तक बस। एनीवन, किसी को समझ में नहीं आया तो